हाँ तो बच्चों, जैसा कि कल वादा किया था कि सेल को देखेंगे। अब कल हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया कि हाँ भाई बायोलॉजी सब्जेक्ट कैसा है, ये सारी चीज तो हमें पता लग गई कि हाँ यार बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी के अंदर एक शब्द हमने पढ़ा कि हाँ यार लिविंग की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। तो लिविंग क्या होता है, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं कि जिससे हम ये पहचान सकें कि हाँ साहब लिविंग ये होता है। फिर हमने देखा लिविंग तो देखा ही, लिविंग के साथ साथ देखा कि नॉन लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग के साथ साथ हमने क्या देखा कि डेड क्या होता है। ये पिछली क्लास में हमने सब कुछ सिस्टमेटिकली देखा था। आज जिस बेसिक चीज की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, आपने बहुत जगह सुना होगा सेल। आप 6 क्लास से लगातार पढ़ते आ रहे होंगे कि हाँ साहब सेल ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए क्या आप खुश हो जाएं, वो डेफिनेशन जो आप बचपन से रटते आ रहे हो है ना, 6ठी क्लास से आपको वही डेफिनेशन लगातार बढ़िया तरीके से रटाई जा रही है। और इवन 12 तो छोड़ दीजिए, नीट तक के बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, इवन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, वहां सेल की डेफिनेशन सेम यही डेफिनेशन चल रही है जो एनसीईआरटी लेके दे रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मीनिंग किसी को पता ही नहीं। अब मैं वो डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं। वो डेफिनेशन है कि सेल इज द, किसी ने पूछा कि व्हाट इज सेल, कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। अब तुम किसी भी बच्चे को, 10th क्लास का बच्चा है, उसको रात को 12 बजे वो सो रहा है और रात को 12 बजे उठाया तुमने और उससे पूछा कि बेटा सेल क्या होता है, तो वो तुरंत वो बता देगा कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर तुमने इससे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाई सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अरे यार ये भी बताना है, ये भी पढ़ना होता है। तो डेफिनेशन तो समझ कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन किसी को मतलब नहीं पता कि हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं, फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं, या फिर बायोलॉजिकल यूनिट क्यों कह रहे हैं, या फंडामेंटल यूनिट क्यों कह रहे हैं। उसी चीज को आज हम समझने जा रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों को बहुत अजीब सा लग रहा हो कि यार सेल पे इतना फोकस कर रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब तक, मैंने पहले भी कहा था, नींव की गहराई आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, इमारत आपकी ऊंची बनने वाली नहीं है। इंडिया में 90% जनता को यह नहीं पता जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है ना। सेल की डेफिनेशन सब रख लेते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन किसी को नहीं पता। आज मैं आपको इस बोर्ड पे साक्षात दर्शन कराऊंगा सेल के, कि वास्तव में सेल दिखती कैसी है। उस चीज को छोड़ दीजिए, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी, एंटोनी मोनिवनुक आया, सेल थ्योरी क्या थी, तो बहुत आगे की चीज है, ये सब पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी क्या चीज समझने की है कि यार वास्तव में सेल तो पता लगा कि सेल क्या है, यही नहीं पता लग रहा कि सेल क्या। उसी चीज की शुरुआत करते हैं। आपको समझने के लिए कहीं नहीं जाना, मैं सबसे पहले भूमिका आपकी मानता हूं। आप ऐसे समझिए जी, पहले तो रिलैक्स होकर बैठे एकदम, जैसे मूवी देख रहे हैं। मेरी क्लास में पहले कोई बिल्कुल समस्या नहीं है बैठने के लिए, आराम से रिलैक्स होकर बैठे। अब सुने, जिस 4 दीवारी में आप बैठे हुए हैं, उसी 4 दीवारी को आप देखें, चारों दीवारों को देखें। आप जब अपने कमरे को देखेंगे, 4 दीवारी को देखेंगे, तो दीवार में आपको, अगर आप दीवार की बात करेंगे तो दीवार में आपको पता लगेगा कि यार कई सारी चीज यूज हुई है दीवार में, और कई सारी चीज यूज होकर दीवार बनी है। जैसे एग्जांपल में बताऊं आपको, दीवार में सीमेंट लगा हुआ है, उस दीवार में ईंटें लगी हुई हैं, उस दीवार में सरिया लगा हुआ है, उस दीवार में बजरफुट लगा होगा। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग पे जोर डालोगे और मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि लगा तो सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या लगा हुआ है? भाई लगा तो सब कुछ है, लेकिन इस 4 दीवारी में, एक दीवार में सबसे ज्यादा क्या लगा हुआ है? तो आपका आंसर आएगा कि सर ईंट लगी हुई है, क्योंकि भाई कहीं भी फोड़ो कहीं भी तोड़ो ईंट सबसे पहले निकलेगी। तो वो सबसे छोटी चीज, वो सबसे बेसिक एलिमेंट, जिसको जोड़ के, जिसके बीच में सीमेंट फंसा के, जिसके आगे पीछे सीमेंट की लीपा पोती करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया, वो सबसे बेसिक एलिमेंट इस दीवार का क्या है? ईंट। और इन्हीं ईंट को जोड़ करके क्या बना दी गई? ये दीवार। तो ये कमरा बन गया। ऐसे ही अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करूं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, अरे कुत्ता, बिल्ली, पेड़ ले लो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, वो लिविंग वाली कंडीशन मैंने कल बताई थी।
जो भी दुनिया में लिविंग है उस चीज को समझो आप। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी कुछ बहुत छोटी छोटी चीजों से बनी हुई होगी। उसी सबसे छोटी चीज को क्या कह दिया है? सेल। तो ऐसे समझो, एनालॉजी समझो या फिर होमोलॉजी ऐसे समझो कि जैसे एक कमरे की दीवार में सबसे छोटी चीज लगाई गई ईंट और बहुत सारी ईंटों को लगा करके क्या बना दिया गया? दीवार। ऐसे ही बहुत सारी सेल को आपस में जोड़ जोड़ के, बहुत सारी डिफरेंट सेल्स को आपस में जोड़ जोड़ के क्या बना दी गई? एक पूरी बॉडी। तो सबसे बेसिक एलिमेंट मेरी बॉडी का, सबसे बेसिक यूनिट, वो सिंगल यूनिट, वो सबसे छोटी इकाई मेरी शरीर की क्या है? सेल। तो यहां तक तो आप ये समझ गए कि हाँ यार, सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। अब मैं आपको सेल दिखाता हूं कि यार सेल दिखती कैसी है। आपको कहीं नहीं जाना, हमारे देश में एक त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, होली। आप सबने सुना होगा, मार्च के आसपास मनाई जाती है। आप होली के त्योहार पे आइए और होली के त्योहार पे उन दिनों को याद कीजिए जब आप बहुत छोटे थे, या अभी भी आप करते हो तो पता नहीं, लेकिन मैं तो करता हूं कभी कभी। जैसे होता क्या था कि सपोज करो कल रंग वाली होली है, कल सुबह हमें रंग खेलना है, तो रंग खेलने से पहले हम सुबह क्या करते थे? उस सुबह को हम जल्दी जग जाते थे, 4 बजे या 3 बजे जग जाते थे। और 3 बजे जग के क्या करते थे? एक टब में पानी भर लेते थे और पानी भर के क्या लाते थे? पानी वाले गुब्बारे। और सुबह सुबह उठ के पानी वाले गुब्बारों में वो रंग बिरंगा पानी जो होता था, हमारा लाल पानी हो चाहे हरा पानी हो, वो पानी भरते थे और गांठ लगा के टब में रख लेते थे। और जैसे ही सुबह होती थी, जैसे ही होली का आगाज होता था, तो जैसे ही हमारे मोहल्ले में होती थी कि हाँ होली शुरू हो गई, तो ही वो पानी वाले गुब्बारे पकड़ पकड़ के और सबके मारा करते थे भयंकर। और किसी के यहां लगा, किसी के यहां लगा। आपने फील किया होगा। कहीं नहीं जाना, सारी चीज हमारे आसपास। ये समझने के लिए आइए, उसी गुब्बारे को मैं अपने हाथ पर रख रहा हूं। आइए इमेजिन कीजिए कि एक सफेद कलर का गुब्बारा है, एक सफेद कलर का गुब्बारा है। उस गुब्बारे के अंदर मैंने क्या करा? गुलाबी कलर का पानी भर दिया। लाल कलर का या गुलाबी कलर का? अरे सफेद कलर गुब्बारा दिख रहा है, गुब्बारा दिख रहा है। अरे यार इमेजिन करो, दिख तो रहा है यार। अरे आओ सामने आओ, हाँ जल्दी जल्दी। सफेद कलर का गुब्बारा है, इस गुब्बारे के अंदर क्या दिख रहा है? लाल कलर का पानी। अब सपोज करो लाल कलर का पानी तो भर दिया मैंने, इसके साथ साथ क्या करा मैंने? बीच में एक कंचा डाल दिया। भाई गुब्बारे के अंदर एक छोटा सा कंचा डाल दिया, कुछ मिट्टी के कंकड़ पत्थर डाल दिए और कुछ फूल पत्तियां डाल दी। तो इमेजिनेशन समझो भाई, गुब्बारा लिया, गुब्बारे के अंदर पानी भरा, पानी के साथ साथ कंचा भरा, कंचा डाल दिया अंदर, एक टेबल, उसके साथ साथ कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिए और कुछ फूल पत्ती डाल दी और गांठ मार दी। उसी गुब्बारे को जो इमेजिन यहां करवा रहा हूं, उसी गुब्बारे को सामने बोर्ड पर छापने जा रहा हूं। आप इस चीज को समझिएगा। इतना तो समझ गए ना कि गुब्बारे के अंदर क्या क्या है? आइए यही गुब्बारा यहां छापने जा रहा हूं। देखो जरा, अरे ये वो आ गया सफेद कलर का गुब्बारा। कौन आ गया? सफेद कलर का गुब्बारा। ये आ गया बीच में कौन? भाई आपको बीच में तैरता हुआ कौन दिखेगा? कंचा। जो कंचा मैंने डाला था वो कंचा। और साइड में ये आ गए क्या? कंकड़ पत्थर, जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स मैंने डाले थे। और ये आ गई फूल पत्ती। अरे क्या समझ में आया? भाई कहीं बहुत बड़ी बात थोड़ी बोल दी। भाई होली का त्योहार था, वो गुब्बारा मैंने एज इट इज आपके सामने रख दिया। ये गुब्बारा है, यहां सपोज करो गांठ मार लो, ये गांठ है। भाई गुब्बारे के अंदर गुलाबी कलर का पानी भरा हुआ है या लाल कलर का पानी भरा हुआ है। इस पानी के अंदर एक कंचा डाला हुआ है और कंचे के साथ साथ क्या डाले हुए हैं? ये कुछ फूल पत्तियां डली हुई हैं और ये सब कुछ कंकड़ पत्थर डले हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे समझा रहा हूं आपको, ताकि मैं ये बता पाऊं कि हाँ यार, अब इतना विजुअलाइजेशन तो हो गया आपको कि सेल दिखती कैसी है। सेल लगभग ऐसी दिखती है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ ले आ रहा हूं और ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा आज तक डेफिनेटली आपने कहीं नहीं सुनी होगी, लेकिन एग्जैक्टली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलोगे कि सेल क्या होती है। आज लास्ट बार पढ़ा रहा हूं बस। आइए समझिए। भाई ये तो हो गया सेल का डायग्राम। अगर मैं इंडिकेशन कर दूं तो गुब्बारे की वो सरफेस, भाई गुब्बारे की वो आउटर सरफेस जिसको आप छू रहे हो, उसे मैं क्या कह दूंगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो गुलाबी कलर का पानी भरा हुआ है, अरे मैं समझाऊंगा एक एक चीज।
सेल के अंदर जो गुलाबी कलर का पानी भरा हुआ है, उस पानी को क्या कह दूंगा? साइटोप्लाज्म। अरे ये जो बीच में कंचा डाला था, इस कंचे का क्या नाम दे दूंगा? न्यूक्लियस। और ये जो कंकड़ पत्थर डाले थे, ये जो साजो सामान डाला था, ये जो फूल पत्तियां डाली थी, इन्हें कह दूंगा सेल ऑर्गन्स, या फिर दूसरा नाम है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इन सब चीजों को तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, लेकिन एक नया शब्द यहां जुड़ा आपके पास, साइटोप्लाज्म। अब मैं डेफिनेशन की तरफ ले आ रहा हूं सेल की आपको, कि डेफिनेशन क्या होती है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसको समझते हैं बेटा। तो साइटोप्लाज्म तो बताऊंगा, एक टर्म और ले रहा हूं मैं आज यहां पे। दो टर्म है। पहला टर्म है, आराम चमक रहा है ना, देखिए, पहला टर्म है साइटोप्लाज्म और दूसरा टर्म है प्रोटोप्लाज्म। पहला टर्म क्या है? साइटोप्लाज्म, और दूसरा टर्म है प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों शब्दों को अगर समझ गए तो ये मान लीजिए कि सेल की डेफिनेशन आपको याद हो गई। आइए समझने का प्रयास करते हैं। साइटोप्लाज्म, भाई पढ़ने का वही तरीका है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए आइए, अरे साइटोप्लाज्म को तोड़ लीजिए। पहला शब्द है साइटो और दूसरा शब्द है प्लाज्म। पहला शब्द है साइटो, दूसरा शब्द है प्लाज्म। बायोलॉजी में किसी भी शब्द के प्रीफिक्स में साइटो लग जाए तो साइटो का मतलब होता है सेल। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, साइटोलॉजी, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी। किसकी स्टडी करना? सेल की स्टडी करना। साइटो टेक्निक्स, साइटो मतलब सेल, टेक्निक मतलब क्रियाएं, ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें सेल का यूज होता हो। साइटोपैथोलॉजी, साइटो मतलब सेल, पैथोलॉजी मतलब डिजीज की स्टडी, ऐसी डिजीज की स्टडी जो सेल से होती हो। तो साइटो का मतलब क्या हो गया? सेल। और प्लाज्म, प्लाज्म का मतलब होता है कुछ लिक्विड जैसा सब्सटेंस। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? कुछ लिक्विड जैसा सब्सटेंस। तो पूरी डेफिनेशन क्या बन गई बेटा? साइटो मतलब क्या होता है? सेल, और प्लाज्म मतलब लिक्विड। तो डेफिनेशन से क्या समझा? इसके नाम से क्या समझा? द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। नहीं आया? दोबारा आओ, दोबारा आओ, दोबारा आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड। द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे क्या कह दिया? साइटोप्लाज्म। अब इमेजिन करो, वो गुलाबी कलर का या वो लाल कलर का पानी जो आपने भरा था गुब्बारे के अंदर, वो क्या है? अरे जिस गुब्बारे के पानी के अंदर कंचा तैर रहा है, फूल पत्तियां तैर रही हैं, कंकड़ पत्थर तैर रहे हैं, वो पानी क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। आइए दूसरा टर्म हमारे पास क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म। भाई प्लाज्म का मतलब क्या हो गया? लिक्विड। प्लाज्म का मतलब क्या हो गया? लिक्विड। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग सब्सटेंस। सेल के अंदर का जितना भी जीवित मटेरियल है वो सब प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। डिफरेंस समझ लीजिएगा साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में, क्योंकि डिफरेंस का ही खेल है, भिन्नता का ही खेल है। आइए आइए आइए, साइटोप्लाज्म को समझ में आ गया कि हाँ साहब, सेल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो लिक्विड प्रेजेंट है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसे तो मैंने साइटोप्लाज्म कह दिया। लेकिन अगर मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो ये कह रहा है कि सेल के अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल है वो सब क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आ जाएगा? भाई प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहला लिविंग कौन? न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस आ गया, प्लस साइटोप्लाज्म आ गया, प्लस सेल ऑर्गेनल आ गए। कौन? सेल ऑर्गेनल्स। समझ में आया? अरे साइटोप्लाज्म मतलब खाली लिक्विड, और प्रोटोप्लाज्म मतलब लिक्विड प्लस सेल ऑर्गेनल प्लस न्यूक्लियस।
इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है वो सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म। वो सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अब आपको एक डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन, उसी का आनंद लीजिएगा। सेल की नई डेफिनेशन देने जा रहा हूं। आइए आइए, व्हाट इज सेल? अ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल। नहीं आया? नहीं आया ना समझ में? दोबारा आइए। अरे क्या बोला मैंने? अ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। देखो 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 देखो, सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये पूरा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अरे अ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल। भाई ये सेल ही तो है। आगे समझ में? इतना इजी है। मैं कहा ना, ये तो एक बार समझ में आ गई ना सेल कि यार दिखती कैसी है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी कभी रटने की। तो डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास सेल की कि अ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है कुछ भी याद करने की कि एक प्रोटोप्लाज्म है, उसके सराउंडेड में मैं सेल लगा दूंगा, सेल मेम्ब्रेन लगा दूंगा, तो भाई इस स्ट्रक्चर को मैं सेल कह सकता हूं। ये तो इसके आगे की, देखो छठी क्लास के बच्चे को अगर समझाना हो तो यही तरीका है। बाकी जो डेफिनेशन अगर आप जो पढ़ते हो कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो तो बहुत आगे की चीज है। इतना तो पहले समझ में आए बच्चे को, समझ रहे हो? तो ये चीज आज समझ में आ गई आपको कि सेल फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, या फिर सेल जो है क्या है कि प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल। इतना याद कर लीजिए। आइए, अब आपका मन कर रहा होगा कि नहीं साहब हमें तो वही डेफिनेशन पढ़नी है, तो चलिए आपको अपनी डेफिनेशन की तरफ ले चलते हैं। वही डेफिनेशन जो आप छठी क्लास से लगातार रात को दूध के साथ, सुबह पानी के साथ, दिन में खाने के साथ लिए जा रहे हैं, उस डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं भैया। आइए, क्या डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपकी है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या ये डेफिनेशन सही है? यही डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, कुछ डिफरेंस थोड़ी लिखा है मैंने, यही डेफिनेशन पढ़ रहे हो आप। अब डेफिनेशन तो पढ़ रहे हो, लेकिन आज इसका मतलब समझ जाओ यार। और एक बार अगर इस डेफिनेशन का मतलब समझ गए ना, आपको सेल फील हो जाएगी यार शरीर में कि वास्तव में सेल का। आइए, कुछ नहीं करना, वही बात, शब्दों को ढूंढ लो। सारा खेल किसका है? शब्दों का है। शब्दों को ढूंढ लो। क्या क्या शब्द है? पहला है बेसिक, दूसरा शब्द है फंडामेंटल, तीसरा शब्द है स्ट्रक्चरल, चौथा शब्द है फंक्शनल, एंड द फिफ्थ वर्ड इज बायोलॉजिकल। पांचवा शब्द क्या है? बायोलॉजिकल। आइए समझने का प्रयास करते हैं, और रटने की जरूरत नहीं है एक भी चीज को। मैंने पहले ही कहा था बहुत हो गया रटना, अब जो स्टार्टिंग है वो समझने के लिए है। और जितने भी वो बच्चे हैं जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता, जिनको बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग है, उन्हीं के लिए इतनी बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही है ना। तो आप चिंता मत करो, आप ही के लिए आए हैं, हम भी वहीं से निकल के आए हैं, आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आपको और ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना है। इतना 100% कह रहा हूं कि डॉक्टर बनने की राह इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से वहां तक पहुंचा दिया जाएगा आपको, बहुत आसानी से। बस एक शब्द याद रखिएगा, एक लाइन याद रखिएगा कि ऑलवेज बी अ फॉलोवर, डोंट बी एनालाइजर। हमेशा किसी को फॉलो करें, ये एनालाइज ना करने लगे कि यार ये तो बड़ा ऐसा है, वैसा है, पीला है, काला है। अगर वो आपको पढ़ा रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो बस पढ़िए, बाकी सब भाड़ में जान दो। आइए हम अपनी खूबसूरत सी डेफिनेशन पर दोबारा आते हैं कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला शब्द आया इसमें बेसिक फंडामेंटल।
अब बेसिक फंडामेंटल को समझाने जा रहा हूं आपको। मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे हाथ में क्या है, ये पेन है। इस पेन की कीमत है 20 रुपए, सपोज करो ये मार्केट में ये 20 रुपए का मिलता है। मेरी जेब में मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए जो मैं इस पेन को खरीद सकूं? 20 रुपए। भाई कम से कम मेरे जेब में 20 रुपए होंगे तभी मैं इस पेन को खरीद पाऊंगा। अगर 19 रुपए हुए तो नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन 25 रुपए हुए तो खरीद लूंगा, क्योंकि 5 रुपए बच जाएंगे, एक्स्ट्रा है। तो वो मिनिमम कॉस्ट, वो मिनिमम चीज या वो मिनिमम पैसा जो मेरी जेब में होना चाहिए इस पेन को मेरे पास लाने के लिए, इस पेन को मेरा कहलाने के लिए मेरे पास जो मिनिमम पैसा होना चाहिए, जो फंडामेंटल बेसिक पैसा होना चाहिए, वो कितना है? 20 रुपए। तो 20 रुपए क्या हो गई? इसकी फंडामेंटल कॉस्ट, इसकी बेसिक कॉस्ट। अब मैं इसको सेल में समझा रहा हूं कि वाई सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर इस दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म को यह कहलाना है कि मैं लिविंग हूं, आप समझिएगा, अगर इस पेन को मेरा होना है तो जरूरी है कि मेरे पास, अगर मुझे इस पेन को अपना बनाना है तो इट इज मैंडेटरी कि मेरे पास मिनिमम फंडामेंटली 20 रुपए होने चाहिए। अगर 20 से कम होगा तो ये पेन मेरा नहीं कहलाएगा या मैं इसको खरीद नहीं पाऊंगा। ऐसे ही अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाना है, अरे भाई सिंपल सी बात है, तुम चिल्ला चिल्ला के दुनिया में ये कहते हो कि हाँ साहब मैं तो देवता हूं देवता हूं देवता हूं, कोई तुम्हें देवता थोड़ी मान लेगा। अरे जब तक तुम्हारे अंदर कुछ देवताओं वाली शक्तियां नहीं होंगी, कुछ यूनिकनेस नहीं होगी, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स नहीं होंगे, कोई आपको चिल्ला चिल्ला के नहीं मानेगा। आपको अपने अंदर वो स्पेसिफिकेशन, वो क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी ताकि आपकी छवि दुनिया में बन सके। ठीक है ना? अगर मैं पीएम नाम लेता हूं आज तो लोग तुरंत नरेंद्र मोदी पे पहुंचते हैं। ऐसे ही अगर इस पूरी ब्रह्मांड में किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने आप को यह कहलाना है कि तू लिविंग है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को यह कहलाना है कि मैं लिविंग हूं, तो उसके पास कम से कम एक सेल तो होनी ही चाहिए। नहीं समझे? अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, सपोज करो एक मैं हूं और मैं अपने आप को चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि भैया मुझे लिविंग मान लो, भैया भैया प्लीज प्लीज, मुझे डेड मत मानो, मुझे नॉन लिविंग मत मानो, मुझे लिविंग मान लो। ऐसे कोई नहीं मानेगा। मैं अगर 10 लोगों के बीच खड़ा हूं और मैं उनसे कह रहा हूं कि भैया मुझे लिविंग मान लो, तो वो मुझसे क्या सवाल पूछेंगे? क्या तेरे पास सेल है? तो मैं कहूंगा हाँ भैया मेरे पास बहुत सारी सेल है। अब कोई बैक्टीरिया खड़ा है तो बैक्टीरिया क्या कहेगा? हाँ मेरे पास कम से कम एक सेल तो है। तो किसी ऑर्गेनिज्म को अगर यह कहलाना है कि वो लिविंग है तो उसके पास कम से कम एक सेल तो होनी ही चाहिए। दैट इज व्हाई सेल इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे फंडामेंटल का मतलब क्या है? वो मिनिमम कॉस्ट, वो मिनिमम चीज, वो कम से कम एक सेल, फंडामेंटली एक सेल तो होनी ही चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास कि वो लिविंग कहला सके। दैट इज व्हाई सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल नहीं है, वो लिविंग नहीं कहलाएगा। सॉरी, समझ में आ गया इसका मतलब कि फंडामेंटल क्यों कहा? दूसरा टर्म लेते हैं स्ट्रक्चरल, कि व्हाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको ऐसे समझो कि भाई ये मेरा हाथ है, मेरी बॉडी है। अभी बताया था मैंने, इस कमरे की 4 दीवारी है। क्या ये कमरा स्ट्रक्चर है? क्या मेरी बॉडी एक स्ट्रक्चर है? इस कमरे को बनाने में किस बेसिक एलिमेंट का प्रयोग हुआ? जो छोटी छोटी चीजें लगाई गई, ईंट। ऐसे ही मेरी बॉडी को बनाने में किस सबसे छोटी चीज का यूज हुआ? सेल। और उसी सेल ने जुड़ जुड़ करके मेरी बॉडी का एक एक स्ट्रक्चर बनाया। तो क्या ये मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेल के द्वारा बनाया गया है? हां, और सेल के द्वारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसीलिए सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर बना है। तीसरी चीज पे आ जाओ, फंक्शनल।
इसको समझते हैं। आइए आइए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, उसके लिए सॉरी। आओ आओ जल्दी आओ। फंक्शनल पे थे कि वाई सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भाई फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं सेल को, इस चीज को समझो। स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर एक एक चीज से बना हुआ है। अब फंक्शन के बेसिस पे हम ले लेते हैं। मैं आज आपको हायरार्की समझा दूं, उस हायरार्की से बहुत आसान होगा आपको समझाने के लिए। देखिए ऐसा है, सबसे छोटी यूनिट कौन है? सेल है। सेल से पूरी बॉडी बनी है। बहुत सारी सेल जब इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या बनाती है? ग्रुप ऑफ सेल। और बहुत सारी सेल इकट्ठी होकर के क्या बनाती है? टिश्यू। सॉरी, टिश्यू बन गया। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन। क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं। अब इससे हायरार्की से आपको आसानी क्या होगी? ये समझने में आसानी होगी आपको कि वाई सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए मैंने ये समझाया आपको कि सेल का ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनाएगा टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप बनेगा तो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये मैं आपको आगे जब क्लासेस होंगी, फर्दर क्लासेस, उसमें बहुत अच्छे समझाऊंगा जब टिश्यू वगैरह पढ़ेंगे कि हायरार्की कैसी होती है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए सेल की डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको कि वाई सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जरा फंक्शनल का मतलब समझ लो। एक ऑर्गन है हमारे अंदर, हार्ट। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड, खून को पंप करना। अभी समझिएगा, हार्ट एक ऑर्गन है। हार्ट क्या है? ऑर्गन है। ये ऑर्गन हार्ट टिश्यू से बना होगा। हार्ट को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें तो क्या कहते हैं? कार्डियक। अगर कहीं भी शब्द सुनाई दे जाए कार्डियक, अरे क्या कहते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ को हार्टोलॉजिस्ट थोड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो मतलब हार्ट और लॉजिस्ट मतलब टू स्टडी। अरे हार्ट की स्टडी करने वाला डॉक्टर कौन कहलाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। समझ गए? तो कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। तो हार्ट मतलब कार्डियक ऑर्गन। ऑर्गन किससे बना था? टिश्यू से। तो क्या बना होगा? कार्डियक टिश्यू। ये टिश्यू किससे बना था? सेल से। तो हार्ट की सेल्स, दैट इज कार्डियक सेल्स। और ये जो हार्ट था हमारा क्या फंक्शन कर रहा था? ब्लड को पंप कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा? ब्लड को पंप कर रहा था पूरी बॉडी में। तो ये तो फंक्शन हो गया। पंपिंग ऑफ ब्लड इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। लेकिन हार्ट बना किससे है? अल्टीमेटली सेल से। अरे एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हैं? सेल से। तो अल्टीमेटली हार्ट किससे बना है? सेल से। और फंक्शन क्या कर रहा है? पंपिंग ऑफ ब्लड। दैट इज व्हाई सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि एक एक सेल फंक्शन कर रही है। हार्ट की सेल फंक्शन करवा रही है हार्ट को कि पानी, ब्लड को पंप करो। समझ गए ये चीज? अब लास्ट में एक टर्म बचा हमारे पास, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। बायो मतलब लिविंग। और साहब लिविंग की तो कंडीशन ही ये है कि उसके पास एक सेल होनी चाहिए। तो लिविंग के बारे में तो पढ़ ही रहे हम, नॉन लिविंग और डेड के बारे में तो बायोलॉजी में पढ़ते ही नहीं है। ये तो मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि भैया लिविंग की स्टडी है, नॉन लिविंग और डेड की स्टडी नहीं है। तो यहां तो सिंपली समझ में आ गया कि सेल इज द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि लिविंग ही तो है और लिविंग की स्टडी करनी है तो बायोलॉजिकल यूनिट तो होगी। और यूनिट का मतलब होता है इकाई, एक। तो कम से कम एक तो होनी ही चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाने के लिए। तो होपफुली आज आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया और मैं मान रहा हूं कि आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार ये मास्टर एक एक चीज पे इतना जोर दे रहा है, सेल जैसी छोटी डेफिनेशन पे इतना जोर दे रहा है। लेकिन आप मानिए एक बात को, आप अगर यहां से सीख के जाएंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ साहब मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही महेश हूं ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मुझसे सब होशियार हैं, मुझसे बहुत बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे होंगे और बहुत बहुत अच्छे टीचर भी है। लेकिन बस मैं ये जानता हूं कि जैसे मैं पढ़ के आया हूं ना, मैंने एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझा है। हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है, मैं आपको असली प्रॉब्लम बता रहा हूं आज।
दिक्कत क्या है, दुनिया भर में मास्टर आपको क्या पढ़ाएंगे, मेरा ट्रांसलेशन ये होता है, बच्चे भी मोटी मोटी किताबें ले आएंगे, ट्रांसलेशन ये होता है, ट्रांसक्रिप्शन ये होता है, पीसीआर, बायोटेक्नोलॉजी, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फलाना ढिमका। अरे यार, किसी बच्चे से तुम अगर पूछ लोगे ना कि जीन क्या होता है, मैं शर्त लगा रहा हूं 95% इंडिया के बच्चों को यह नहीं पता कि जीन क्या होता है। लेकिन हां, वो पढ़ जरूर रहे कि एमआरएनए से डीएनए बन जाएगा, डीएनए से ये बन जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एमआरएनए वहां चला जाएगा, और जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सब मियोसिस माइटोसिस नहीं समझ में आते अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को। लेकिन दावा कर रहा हूं, अगर इस बेसिक से चलोगे ना, मैं मान रहा हूं जहां और लोग 1 घंटे की क्लास ले रहे होंगे, शायद तुम्हें 1.5 घंटे की लेनी पड़े, लेकिन मेरा यकीन मानो यार, फोड़ डालोगे 100%, क्योंकि एक बार ही नींव बनती है, उसके बाद तो फ्लोर अपने आप बनाते जाओ, क्योंकि उसे पता है फ्लोर को कि नींव इतनी गहरी है कि 100 मंजिल बनाओ, चाहे 500 मंजिल बनाओ, चाहे 2000 मंजिल बनाओ, नींव पहले ही इतनी गहरी खुद चुकी है कि कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस थोड़ा सा बस यही है कि आप फॉलो करें। मतलब मैं जितना आपके लिए कर रहा हूं, मैंने पहले कहा, मेरे सब्जेक्ट को घर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहां समझ के जाओ कि क्या है यार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सेल समझ लिया आज आपने, और नेक्स्ट क्लासेस में, अगली क्लासेस में 2-3 क्लासेस और मैं बेसिक की लूंगा बायोलॉजी की, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं। अगली क्लास में क्या समझाऊंगा, मैं सोच रहा हूं कि जीन क्या होता है, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमेटिन मटेरियल, कंडेंस क्रोमेटिन मटेरियल, काइनेटोकोर, सेंट्रोमेयर, ये सब होती है ना चीजें, बड़ा कंफ्यूज करती है कि यार एलील क्या, जीन क्या, और ये क्या वो क्या। उस चीज पे हम एक क्लास लेंगे, और आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपको जीन समझ में आ गया ना, जेनेटिक्स तो हलवा लगेगी। आधे बच्चों को जेनेटिक्स खाती इसलिए है कि पता ही नहीं है जीन और डीएनए क्या है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कई लोग कहते हैं कि जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, कहां होते हैं जरा बताना मुझे, पता ही नहीं है कि जीन क्रोमोसोम पर कहां प्रेजेंट होते हैं। तो उसी चीज को देखेंगे हम, आप चिंता मत करिए। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।